तो बाजार बोलता है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार बोलता है में नज़र डालेंगे हम एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर कि कहां खरीदारी कहां बिकवाली हुई है। तो ये जो डेटा है ये 24 सितंबर का है। इसमें अगर आप नज़र डालें तो डीआईआईज ने 1211 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, बाज़ार में इन्वेस्ट किया है पैसा। जबकि दूसरी तरफ देखें तो डबल पैसा यानी कि 2425 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर की गई है। अब अगर ग्लोबल मार्केट्स पर हम नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट्स क्या कहती हैं इस पर भी एक बार नज़र डालिए। जो डो जोन्स है इसमें करीब करीब 0.37% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। शंघाई कॉम्पोजिट इसमें 0.16% की तेज़ी रही है। हैंगसेंग इंडेक्स में 0.40% यहाँ पर तेज़ी रही है। निकेई 225 0.27% की तेज़ी और कोस्पी इंडेक्स ये 0.14% की यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है। ये है ग्लोबल मार्केट्स का हाल। अब आगे बढ़ते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। तो टॉप गेनर्स में जो पहला नाम आता है वो है वी गार्ड का। इसमें आज 7% तक की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा आइनॉक्स ग्रीन 5% की तेज़ी है। न्यूजेन करीब करीब 5% की इसमें तेज़ी है। इंटेलेक्ट करीब 4% की तेज़ी इसमें भी है और हिंड कॉपर में भी 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आते हैं लूजर्स पर। तो लूजर्स में जो पहला नाम आता है वो है टाटा इन्वेस्ट का। हालांकि पिछले 2 दिन में अगर देखा जाए तो इस शेयर में 17 से 18% तक की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आज टाटा इन्वेस्ट में करीब करीब 5.25% की गिरावट देखने को मिली है। ईडलवाइज 3% की गिरावट रही है। एक्यूटास में करीब करीब 3.25% की यहाँ पर गिरावट रही है। एस्ट्राल में 2.5% के आसपास की गिरावट। और टाटा मोटर्स, इस पर खबर का असर है कि इसकी जो सब्सिडरी है JLR उस पर साइबर अटैक हुआ है और 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान इससे हो सकता है, संभावना है ये। और उसी का असर है कि टाटा मोटर्स के शेयर पर करीब करीब 2.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने ग्लोबल खबरों की तरफ। तो ग्लोबल खबरों में पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है भारत से एनर्जी ट्रेड जो है वो यूएस बढ़ाना चाहता है। ऐसा कहा है क्रिस राइट ने, जो कि यूएस एनर्जी सेक्रेटरी हैं। उनका कहना है कि भारत से हम एनर्जी ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। गैस, कोयला, न्यूक्लियर और कुकिंग फ्यूल, इन सब में हम कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत ने कुकिंग फ्यूल में अच्छा काम किया है, ये क्रिस राइट का कहना है। भारत की एनर्जी से जुड़ी ज़रूरतें भी जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और क्रिस राइट का ये भी कहना है कि भारत से पार्टनरशिप और ज़्यादा हम मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी लव इंडिया। तो अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो अमेरिका, अगर आप देखें क्रिस राइट जो यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी हैं वो भारत की खूब तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी लव इंडिया और इंडिया से हम कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आए दिन खबरें भी आती हैं कि भारत पर नए नए तरीके के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो H1B वीज़ा हो या टैरिफ से रिलेटेड कोई भी इशू हो। तो इस खबर को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस खबर से जो है हम कोई बहुत ज्यादा आंकलन नहीं कर पाएंगे कि फाइनली जो है इंडिया और यूएस का टैरिफ इशू कहाँ पे सेटल होगा। बिकॉज क्रिस राइट जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर नहीं है विद इन दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो कि टैरिफ वगैरह में इन्वॉल्व रहेंगे। सो आई एग्री कि वो एनर्जी सेक्रेटरी हैं और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि India is a buyer of US energy and US is a very big exporter। तो जाहिर है कि वो ये चाहेंगे कि उनके लिए इंडिया जो है, अभी इंडिया का एक छोटा शेयर है उनकी पूरी एनर्जी एक्सपोर्ट्स में, और वो चाहेंगे कि इंडिया का उसमें एक बड़ा शेयर हो। मगर इससे जो है आप ओवरऑल व्हाइट हाउस के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है और टैरिफ वॉर्स कहाँ पे जाके सेटल होंगे, इसका आंकलन शायद हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लुटनिक एंड नवारो एंड स्कॉट बेसेंट, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, ये लोग उसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो ये तो एक बात है। और दूसरा ये है कि सिर्फ H1B वीजा ही नहीं, उन्होंने जो छबर पोर्ट के साथ भी जो उन्होंने जो बात हुई है वो भी इंडिया के अगेंस्ट है। और फिर जो है पाकिस्तान के जो जनरल हैं, आर्मी जनरल मुनीर, वो उनसे 2 बार मिल चुके हैं पिछले 5 महीने में। और वहां पर जो है एक
दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ भी जो हैं अभी उनसे अब पिछले कुछ दिनों में जो हैं यूएन जनरल असेंबली के टाइम साइडलाइंस पे मिले हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी प्रो इंडिया नहीं साउंड कर रहा है। एनर्जी सेक्रेटरी तो डेफिनेटली चाहेंगे कि इंडिया जो है उनसे ज्यादा इंपोर्ट करे, बट ओवरऑल जो जो साउंड्स आ रहे हैं, जो वॉइसेस आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया साउंड्स नहीं आ रहे हैं यूएस से। बट इसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं टैरिफ इशू सेटल होएगा, और 50 के जगह शायद हम 25 के लेवल पे हम आ जाएं, और उसके लिए इंडिया को भी उनको कुछ कंसेशंस देने होंगे। बट बहुत ज्यादा जो है मुझे पॉजिटिविटी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ओके, तो अमित सर, जैसे आपने बात करी कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहद कमज़ोर हो रहे हैं, तो आज ही जो पाकिस्तान के पीएम हैं उनसे भी आज डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग होती है सर, इसका अगर आज ये मीटिंग होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पर देखने को मिलेगा? और क्योंकि दूसरी तरफ है, चाइना और भारत भी क्लोज आते हुए अब नज़र आ रहे हैं फिलहाल, अगर पिछले हम कुछ मीटिंग्स देखें, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है सर बाज़ार पर? जी, अ, देखिए, जहां तक ये बात डेफिनेटली इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके आर्मी जनरल हैं वो ट्रम्प से बार बार उनकी ऑडियंस हो रही है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि इससे पहले जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी रही है कि वो एक तरीके से चाइना को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, या क्योंकि असली उनकी जो राइवलरी है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, और चाहे वो टेक्नोलॉजिकल राइवलरी है, और चाहे वो मिलिट्री राइवलरी है, वो अगर है तो चाइना के साथ है। तो पिछली कई सक्सेसिव व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशंस की ये पॉलिसी थी कि भाई हम एक तरीके से इंडिया को जो है मजबूत बनाएंगे, बिकॉज इंडिया का जो है बहुत लंबा बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ, एंड दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है। सो इंडिया वुड बी लाइक अ काउंटर टू चाइना। मगर ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी कुछ जो है बदलती नजर आ रही है, वो थोड़ा प्रो पाकिस्तान हो गए हैं, जबकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान चाइना का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एलाइज है। सो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी शिफ्ट तो जरूर हुआ है। मगर मैं समझता हूं कि इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया और यूएस की जो हैं वो लिंकेजेस काफी डीप हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकली हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो कोई भी व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती, इंडिया को दरकिनार नहीं कर सकती। वो जरूर चाहेंगे कि इंडिया के साथ मिलजुल के जो है वो आगे बढ़े। थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट जरूर दिख रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज दे आर एंगेजिंग विद पाकिस्तान, जबकि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस ने जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा इग्नोर किया था। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि अगले 2-3 महीनों में कोई ना कोई डील जो है हमारी हो जाएगी, विच विल बी बेटर देन द करंट डील, बट इट मे नॉट बी एज गुड एज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। तो कहीं ना कहीं उसमें गुड न्यूज भी रहेगी कि भाई डील फाइनली हो गई है, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगी कि भाई कई लोग जो सोच रहे होंगे कि शायद बहुत ही अच्छी डील हो जाए और इंडिया के ऊपर 15 या 20% के टैरिफ्स लग जाएं, एंड इंडिया विल बिकम मोर competitive vis-a-vis बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका एंड इवन चाइना। आई थिंक सम ऑफ देम मे बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। सो दोनों एंगल्स को लेके हमें आगे चलना होगा। ओके, तो तपन सर, हम यूएस की बात कर रहे हैं, हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो टैरिफ पर एक जो नया अपडेट है, जो नई खबर है, वो ये है कि यूएस ने जो ईयू पर, यानी कि यूरोपियन यूनियन पर, वहाँ से जो गाड़ियाँ आती थी उन पर जो टैरिफ लगाया था उसको घटा दिया है। ये जो टैरिफ था ये 27.5% के आसपास था, जिसको घटाकर फिलहाल 15% कर दिया है, और ये 1 अगस्त से ही लागू हो जाएगा। सर, ये ट्रेड डील के तहत फैसला लिया गया है। अब क्योंकि भारत के साथ तो अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं है अमेरिका की, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस वक्त अमेरिका में ही हैं, वो भी अलग अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत के साथ भी ट्रेड डील होती है तो जो 50% का टैरिफ है इसको घटाया जा सकता है? क्या ट्रंप प्रशासन कोई फैसला ले सकता है टैरिफ घटाने पर?
जी एक्चुअली ऑफ कोर्स भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हुई, उसके बहुत सारे कारण हैं जो हमें पता है कि एक तो एग्रीकल्चर का ही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग नो उस पे तो हटाने उस पे कुछ कह नहीं सकते, यानी वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम, एंड प्लस ये रशिया ऑयल का। जबकि यूरोप जापान इन सब की बात करें तो उन्होंने तो कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बात की है यूएस में, कैसे करेंगे मुझे पता है क्योंकि उनकी हालत ही इतनी खराब है। प्लस उन्होंने ट्रेड डील इसलिए क्योंकि यूएस ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, प्लस यूएस उनको एक तरह से आर्मी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए भी इवन जापान को प्रोवाइड करे, तो इसलिए पल्ला भारी हमेशा यूएस का। अगर आप यूरोप के सामने देखो, जापान इवन कोरिया साउथ कोरिया की बात करें तो इन लोगों के सामने पल्ला इसलिए भारी रहता कि ये यूएस हमेशा अपनी आर्मी वहां भेजता है, यानी एक तरह से सपोर्ट करता है उनको। जबकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, रशिया इवन चाइना और यूएस ये चार कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए हम झुक नहीं रहे। अगर आप देखो तो सभी सभी कंट्री खुश नहीं है जो ईयू की डील हुई है यूएस के साथ, और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की, इवन जर्मनी फ्रांस भी इतने खुश नहीं है। लेकिन क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी ये ऑफ कोर्स यूएस ने ये टैरिफ घटाया है क्योंकि बहुत बड़ी कार सेल्स जो यूरोप की वहां होती है, तो इन अ वे नो टू कॉम्पनसेट। लेकिन अगर आप देखो यूएस इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द नेटो कंट्रीज ने जिस तरह से उन्होंने रशिया की एनर्जी की बाय अभी भी कर रहे हैं। तो ठीक है, ये दोनों एक्चुअली क्या है कि ये दोनों का पूरा कह सके कि एग्रीमेंट कुछ अलग ही है, हमारा कुछ अलग ही है। हमारा मेन चीज है 60% जो फार्मर्स है उन पे फोकस करना पड़ता है, तो मुझे कुछ लगता नहीं कि यहाँ उसका इम्पैक्ट यहाँ कुछ आने वाला है। हमारा नेगोशिएशन टफ ही होने वाला है। हाँ, बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चीज हो रही है, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं है, दैट मीन्स टफ नेगोशिएशन इज गोइंग, एंड होपफुली कुछ अच्छा आएगा। ये 50% में से 25% तो हट ही जाना चाहिए जो एडिशनल टैरिफ था, और बाकी 25 में भी अगर हम लोग 15 के आसपास भी अगर डील कर दे, 15-20, आई थिंक दैट विल बी अ गुड डील। आई थिंक सब 10-15 बोले, में तो 15% भी अगर नीचे आ जाते हैं, 15%, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड डील फॉर इंडिया, बट वो तो हमें वेट करना पड़ेगा नवंबर एंड तक। ओके, तो चलिए ये तो सर हुई कुछ ग्लोबल खबरें। अब बात करते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक खबरों की, घरेलू खबरों की। तो क्योंकि सरकार का फोकस है कंजम्पशन बूस्ट करने पर, तो जो पहली खबर हमारी है वो इसी पर रहेगी कि फेस्टिव सीजन में जो प्रीमियम मोबाइल्स हैं इस पर भारी भरकम यहाँ पर डिस्काउंट कंपनियाँ दे रही हैं। आईफोन 16 प्रो की अगर बात करें तो इसकी कीमत जो है वो 1,19,900 रुपये है, जो अब घट कर इस फेस्टिव सीजन में मिल रहा है 70,000 रुपये का। सैमसंग S24 अल्ट्रा की बात करें तो इसकी कीमत 1,30,000 है, जो कि अब मिलेगा 72,000 रुपये के आसपास। वन प्लस के कुछ मॉडल्स पर 14 से 17% के आसपास का डिस्काउंट है। वीवो T4X इसकी कीमत 32,000 रुपये हो गई है, यहाँ पर 8,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। मोटोरोला रेजर 60 इसकी जो कीमत है 40,000 है, यहाँ पर भी 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अमित सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जो सरकार का फोकस है, पिछले कुछ समय से सरकार कहती है कि कंजम्पशन बूस्ट करना, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएँ, और इसके लिए कई बड़े जो हैं फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, चाहे वो बजट की हम बात करें, जो टैक्स में राहत दी गई, उसके बाद हम ये जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, जो स्लैब्स हटाए गए हैं, जीएसटी रिफॉर्म करके जो लोगों को राहत दी गई है। तो क्या ये जो कदम है, जो कंपनियां भारी भरकम डिस्काउंट दे रही हैं, ये तो मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल हुआ। अगर हम ऑटो सेक्टर की भी बात करें तो ऑटो सेक्टर में भी जो लगभग सभी कंपनियां हैं वो अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर कस्टमर्स को ऑफर कर रही हैं, और उसी का रिजल्ट देखने को भी मिला कि सेल्स जो हैं 22 सितंबर के बाद काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो सर, क्या इसे पहला कदम माना जा सकता है जो सरकार का प्रयास है कंजम्पशन बूस्ट करने का, क्या यहाँ से उसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल सिमरनजीत, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस से उन्होंने जो है वो कंजम्पशन को सपोर्ट करने की कोशिश की है। और उसका जो है जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट है आपको अब सक्सेसिव मंथ्स के और क्वार्टरली डेटा में आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर टू मार्च का जो ये एक पीरियड है जिसमें कि हमारे ज़्यादातर सारे बड़े फेस्टिवल्स भी हैं, और हमारा वेडिंग सीजन जो है इंडिया में वो भी इस बार काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा वेडिंग सीजन है। बहुत सारी वेडिंग्स जो हैं दिसंबर से लेके फरवरी तक पर्टिकुलरली होने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि ये 6 महीने का डेटा पॉइंट्स तो जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
मगर मैं यहाँ पर एक एज अ डेविल्स एडवोकेट में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है बेटर नहीं होगी, जब तक हम जो है अपने एजुकेटेड यूथ के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर उनको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी, तब तक जो है वो कंजम्पशन को आप एक सेक्युलर तरीके से बूस्ट नहीं कर पाएंगे। आप उसको इन मेजर्स से जरूर आपको बूस्ट मिलेगा, मगर ये कोई इसका फायदा आपको सालों साल तक नहीं मिलने वाला है। इसका फायदा आपको बेसिकली 6 महीने में जो भी इकोनॉमी में जो बूस्ट आना है वो इसके वजह से आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से जो है वो स्टैग्नेशन वाले स्टेज पे हम आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है वो इट हैज बीन अ के शेप्ड इकोनॉमी वेयर द टॉप 10% और लेट्स से द टॉप 2% आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट द बॉटम 50% आर हर्टिंग। तो मुझे लगता है कि वो वाला फैक्टर अभी भी उतना ही बड़ा है जितना कि वो इस जीएसटी रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म से पहले था। सो कहीं ना कहीं मैं एक सेक्युलर बूस्ट के तौर पे इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एक नियर टर्म साइक्लिकल बूस्ट के तौर पे देख रहा हूँ, जो कि हमें देखने को जरूर मिलेगा। बट उसके आगे क्या होता है, लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ द इकोनॉमी अनफोल्ड्स एंड हाउ द एम्प्लॉयमेंट पिक्चर अनफोल्ड्स। ये सब चीज़ें अभी हमें आने वाले टाइम में देखनी है। ओके, तो नियर नियर टर्म में एक बूस्ट हमें जो है कंजम्पशन में देखने को मिल सकता है जैसा कि अमित सर ने हमें बताया। बाकी लॉन्ग टर्म में थोड़ा देखना होगा सरकार और क्या प्रयास करती है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, उसके बेस पर ही आगे चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। अगली सर खबर है, यहाँ पर दो बड़े अपडेट्स हैं। एक ये है कि अग्नि प्राइम मिसाइल, इसकी जो टेस्टिंग है सक्सेसफुल हो चुकी है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। और ये जो टेस्टिंग हुई है वो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसकी टेस्टिंग की गई है, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है ये मिसाइल जिसकी टेस्टिंग की गई है। और इससे कहा यह जा रहा है कि भारत को नई रणनीतिक ताकत मिलने वाली है। इसी के साथ एक और जो खबर है, जो अपडेट है, वो ये कि एल&टी और बीईएल ये दोनों मिलकर फाइटर जेट भी बनाने वाले हैं और दोनों ने मिलकर एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप भी की है। ये जो पार्टनरशिप हुई है वो भारत के नेक्स्ट जेन फाइटर जेट बनाने के लिए की गई है। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एल&टी और बीईएल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं प्रोजेक्ट में साथ में काम कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो सर इन दोनों खबर पर आपकी राय तपन सर मैं जानना चाहूँगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए, और क्योंकि अग्नि प्राइम का जो टेस्टिंग हुई है वो हुई है रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से, तो डिफेंस सेक्टर के लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है। रेलवे सेक्टर के लिए क्या ये पॉजिटिव साइन है? क्या रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर पर क्या असर ये जो दोनों बड़ी खबरें वो डाल सकती हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस था और उसमें अगर आप देखो दो पेट नो सेक्टर है उनके, है एक तो रेलवे और एक है डिफेंस। और डिफेंस में तो क्लियर कट दिख रहा है, हर महीने हमने देख रहा है कि कम से कम 50,000 से 1 लाख करोड़ का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है, जो दिख रहा है कि नो किस तरह से फोकस जा रहा है डिफेंस पे। और डिफेंस पे ऑफ कोर्स दूसरी एक जो बड़ी चीज हुई है पिछले, अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखो तो काफी सारी कंपनी अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करने लगे, सप्लाई चेन अपनी मजबूत करे। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखो, एचएल हो या बीएल हो या मैजागन हो, इन सबका वन ऑफ द मेजर इशू था कि जो कंपोनेंट्स होते थे वो काफी बाहर से आते हैं, रशिया या बाकी सब कंट्री से। अब वो काफी वो कोलैबोरेशन करे बाकी सब कंट्रीज के साथ, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ बने। जैसे एचएल के लिए बीएल जी इंजन का बहुत बड़ा इशू था। तो अगर ये कंपोनेंट्स अगर 2-3 साल में यहाँ बनने लगे, जिस पे लिए कंपनियां काम कर रही है और गवर्नमेंट भी काम करे, वो एक बड़ा बूस्ट होगा और इवन मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। देखो, ये कोई भी मेगा सेक्टर में ऐसा ही होता है, इनिशियल 3-4 साल जब आपको इतनी बड़ी डिमांड आती है, आप अपने धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हो और धीरे धीरे फिर नाउ दे आर वर्किंग ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये सभी पॉजिटिव साइन है। और ऑफ कोर्स डिफेंस हो तो ऑलमोस्ट 10 साल का एक बड़ा मेगा ट्रेंड है, 10 से 20 साल का। इसके साथ रेलवे भी जुड़ा सकते हैं। रेलवे भी अगर आप देखो तो उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलमोस्ट 40% कम होता है रोड और वाटर से। तो उसके वजह से रेलवे बहुत फोकस किया जाता है, अगर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। और अभी ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है डिफेंस और रेलवे का, एक तरह से एक बहुत ही कह सकते हैं कि दोनों सेक्टर के लिए अच्छा है। और यहाँ से मैं दोनों सेक्टर में काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो एक बड़ा टेलविन होता है। एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो आपको ऐसा टेलविन चाहिए।
हाँ, साइकिल्स रहेगी, अर्निंग्स में ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी का भी 10 साल का व्यू है, 5 साल का, ये दोनों सेक्टर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आगे जाके। ओके। तो सर, डिफेंस सेक्टर में कोई कुछ आपके पसंदीदा कुछ स्टॉक्स जिन पर आप बात करना चाहें? यहाँ मेरे तीन पसंदीदा स्टॉक होंगे। एक तो बीएल। बीएल ऑफ कोर्स रेडार सिस्टम में नंबर 1 है, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु में यूज हुआ तो काफी उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे चले, तो बीएल एक है, वो मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। इवन एचएल एरोस्पेस में नंबर 1 है, और काफी सारे नए तेजस एयरक्राफ्ट के काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इवन बीएल के भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। तो एचएल भी एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये और तीसरा है मैजागॉन डॉक। वो भी अगर समबड़ी में देखे तो मोनोपोली है, प्लस नो जो कुछ नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अभी आई थिंक मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। पीछे बार अगर क्वार्टरली में देखे तो कुछ वन ऑफ हुए थे 2 क्वार्टर से, इसके वजह से प्रॉब्लम थी। ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ एक साल में कम से कम 20 से 25% रिटर्न दे सकते हैं तीनों स्टॉक। ओके, तो 20 से 25% तक की इन स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। अमित सर, आपसे भी इस खबर पर टेक लेना चाहेंगे। भारत के लिहाज से तो ये दोनों खबरें अच्छी हैं, क्योंकि अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है वो सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। दूसरा, एल और बी दोनों मिलकर फाइटर जेट बनाएंगी नेक्स्ट जेन। भारत के लिहाज से दोनों खबरें अच्छी हैं, लेकिन आपका इन खबरों पर क्या व्यू है डिफेंस सेक्टर के लिए, स्पेशली जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में डिफेंस सेक्टर को देखा गया है? आपका इस पर क्या व्यू है, और आपके अगर कुछ डिफेंस सेक्टर में या रेलवे सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हों जिनके बारे में आप बात करना चाहते हो सर? देखिए, मैं दो एक बातें कहना चाहूँगा। नंबर वन कि डेफिनेटली जो है इंडिया का डिफेंस सेक्टर हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे इन लास्ट 20 इयर्स। हम 20 इयर्स पहले जो हैं तकरीबन 95% जो है हम डिपेंडेंट थे आउटसाइड टेक्नोलॉजी और आउटसाइड इक्विपमेंट पे अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए। मगर धीरे धीरे करके वो डिपेंडेंस जो है कम होती जा रही है, और अब हम काफ़ी हद तक जो है हम लोग काफ़ी चीज़ें हम इंडिजनाइज कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ great for our economy, great for employment, and even militarily. We will obviously feel better अगर हमारा अपना इक्विपमेंट जो है अगर compete कर पाए इंटरनेशनली, तो इससे बढ़िया कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। सो एक तो ये बात है। दूसरा, मगर मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि अ, अब जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो पूरे वर्ल्ड में जो है उसमें एआई और डीप टेक का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इंडिया वहाँ पे बहुत पीछे चल रहा है। सो हम यूएस या चाइना या इजराइल या इवन फ्रांस, हम इनसे अभी नहीं जो है वो आने वाले टाइम में compete कर पाएंगे अगर हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम एआई और ऑटोमेशन रोबोटिक्स का जो है हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो इन बातों को जो है हमें ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए, डिफेंस में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ने बताया भी है, और मैं टोटली उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। एच भी बहुत अच्छी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे ये दोनों ही कंपनियां बहुत पसंद हैं, मगर अभी भी जो इनके जो पी रेशियोज हैं वो हमारी स्ट्रैटेजी या स्टाइल से जो हैं वो अभी उनका मैच नहीं होता है, बिकॉज दे आर फार टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाय। तो मैं कंपनियों को बहुत पसंद करता हूं, मगर मैं उनके स्टॉक्स को अभी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खरीद पा रहा हूं। हमने एच जरूर हमने मार्च अप्रैल के महीने में जब उसका प्राइस 33-3400 के रेंज में था, तो वी वर वेरी बुलिश ऑन एच। मगर अभी 4800 के रेंज में जो है हम उस पर उतने बुलिश नहीं हैं। एंड सिमिलरली फॉर बेल, हम लोग जो है वो 400 प्लस पे अभी जो है वहां पर एज अ स्टॉक हम रेकमेंड नहीं कर पा रहे। सो ये सारे तमाम शेयर्स जो हैं हमारे वॉच लिस्ट पे हैं, और इसी तरीके से रेलवेज में चाहे वो जुपिटर वैगन्स है, और
चाहे वो टीटागढ़ है, चाहे वो कर्नेक्स है, हम इन सब पे जो है हम लोगों की नजर है। मगर अभी हम इनमें से किसी को भी बाय नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न्स। तो वी विल हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, जब हमें कंपनी जो पसंद आ रही है वो हमें अपनी पसंदीदा वैल्यूएशन के रेंज में मिल जाए, तभी हम उसको खरीद पाएंगे या रेकमेंड कर पाएंगे। ओके, तो तपन सर और अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी नाइन के लिए, मनी नाइन के व्यूअर्स के लिए दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो ये थे अमित सर और तपन सर, जिन्होंने मार्केट के बारे में अपनी राय रखी, ग्लोबल बाज़ारों में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी दी, डिफेंस सेक्टर पर ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी राय रखी और कुछ अपने स्टॉक्स भी बताए जिन पर आप अच्छे से रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप वहां पर पैसा लगा सकते हैं, जो तपन सर और अमित सर ने बताया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे अगले खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन में। जी गुड मॉर्निंग सिमरन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट का आज लगातार 5वां सेशन है जब बाज़ार में हम गिरावट देख रहे हैं। आखिर सर बाज़ार को हुआ क्या है? बाज़ार पिछले 5 सेशन से ही लाल निशान पर कारोबार कर रहा है, तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, क्या रीज़न देखते हैं सर आप? देखिए, इसको केवल एक करेक्शन की तरह ही देखें, क्योंकि जो रैली थी वो भी काफी बड़ी थी, 24,400 से लेकर 25,450 तक की रैली थी, तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है। और ध्यान रखिए, अभी निफ्टी ने उस पूरी रैली का 13.20% करेक्ट किया है और यहाँ पर काफी सपोर्ट दिखता है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस रेंज में, 25,100 से लेकर 25,000 की रेंज में। तो अगर यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव होना है तो निफ्टी को 24,940 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। अगर उसके नीचे क्लोज होगा तो ही अपना व्यू बदलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर मेरा समझना है कि केवल एक करेक्शन है। जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। हालांकि फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे ना करें, खरीदारी करनी है तो 10 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाने दें, एक बार निफ्टी को 25,150 के ऊपर निकलने दें, तभी खरीदारी करें, क्योंकि तभी कंफर्मेशन होगा एक शॉर्ट टर्म बॉटम का। तो अभी के लिए अवॉइड करें, लेकिन अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं करीब करीब 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी की राय 25,150 के ऊपर ही रहेगी। और देखिए उसी तरह बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी करेक्ट हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, वहां पे एक छोटा सा पुल बैक आज देखने को मिला है। मेरा समझना है कि जब तक 54,750 54,750 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड यहाँ पर भी बुलिश बना रहेगा। लेकिन खरीदारी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब 55,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे।